बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आवाज़ आ रही है सबको? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सब लोग? ठीक है सब? लास्ट लेक्चर में आप लोगों को कोई इशू है? अगर किसी को है तो आज आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम आज इसका जो है रिमेनिंग जो पार्ट है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम। पैथोफिजियोलॉजी मुश्किल तो नहीं लग रही है आप लोगों को? समझ में आ रही है? ज़्यादातर चीज़ें वही है जो आप लोगों ने एनाटॉमी में डिस्कस की हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम डेप्थ में जा रहे हैं। ठीक है जी, तो उसी से रिलेटेड है। अच्छा जी, लास्ट हमने यहाँ से स्टॉप किया था, तो फर्दर हम कैल्शियम से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो कैल्शियम का नॉर्मल लेवल जो है वो 8.5 से लेके 10.2 mg पर डेसीलीटर है। ठीक है जी। और रेगुलेशन इसके हमने कल वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि रेगुलेट जो है वो होता है बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है जी। और थायराइड ग्लैंड, जितना ज़्यादा पीटीएच का लेवल ज़्यादा होगा पैराथायरॉयड हार्मोन का, तो पैराथायरॉयड जो है वो कैल्शियम की जो है रिटेंशन कराएगा। ठीक है जी। इसके अलावा पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन है, ये दोनों जो है मैकेनिज्म हमने कल भी डिस्कस किया था। दोनों ने मिलकर कैल्शियम को रिटेन कराना है और उसकी एक्सक्रीशन जो है उसको जो है कम करेंगे। इसके अलावा साथ में ये क्या करते हैं कि फॉस्फेट की जो एक्सक्रीशन है थ्रू किडनीज के जो हो रही होती है उसको ये इनहेंस कर देंगे। ठीक है जी। हेल्प करेगा विद कैल्शियम रिटेंशन एंड फॉस्फेट एक्सक्रीशन
टू द किडनीज, ठीक है, जिसमें कि दो पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन के दो मेन फंक्शन हैं। कैल्शियम को रिटेन कराएंगे, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा करेगा और फॉस्फेट की एक्सक्रीशन कराएंगे, ठीक है जी। इसके अलावा प्रमोट करेंगे कैल्शियम अब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। तो दोनों वे में जो है इसमें कैल्शियम का लेवल हाई कराना है। इसके अलावा हेल्प्स करेंगे मोबिलाइज कैल्शियम फ्रॉम द बोन, बोन में जो कैल्शियम है उसको मोबिलाइज करने में हेल्प आउट करेंगे। जितनी ज़्यादा मोबिलिटी होती है उतनी ज़्यादा कैल्शियम जो है वो मोबिलाइज होता है बोन्स में, ठीक है जी। हाइपोकैल्शियमिया हमने इसका लेवल देखा 8.5 से लेकर 10.2 है, ठीक है जी। तो लेस देन 8.5 होगा तो कैल्शियम का लेवल कम होगा, उस टर्म को हम कहते हैं कि ये हाइपोकैल्सीमिया है, ठीक है जी। और हाइपोकैल्सीमिया तभी होगा जब कोई ना कोई पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है उसकी नॉर्मेलिटीज़ होंगी, ठीक है जी। क्योंकि हमने देखा कि पैराथायरॉयड हार्मोन है पीटीएच, वो जो है कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ कराता है, उसका लेवल अप करेगा, उसको रिटेंशन कराएगा। तो जब पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है उसकी कोई अबनॉर्मेलिटी आएगी तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो भी प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा, उसका स्टिमुलेंट प्रोडक्शन नहीं हो रही होगी, तो उसकी वजह से कैल्शियम का लेवल कम होगा। और दूसरी फॉर्म में ये हो सकता है या तो कैल्शियम का इंटेक कम हो रहा है, जिसको हम इनएडिक्वेट इंटेक कह सकते हैं, या दूसरी तरफ एक्सेसिव लॉसेस हो रहे हैं, कोई ऐसी डायरेटिक्स वगैरह पेशेंट ले रहा है तो, या यूरिन के थ्रू उसकी ज़्यादा जो उसकी मेम्ब्रेन है वो जो है परमिएबिलिटी जो है उसकी चेंज हो गई है, उसकी वजह से उसका लॉस बाय यूरिन ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से भी हाइपो में पेशेंट जाता है। अगर हाइपो में जाएगा तो कैन कॉज स्केलेटल एंड न्यूरोमस्कुलर अबनॉर्मलिटीज़, ठीक है जी। स्केलेटल और न्यूरोमस्कुलर अबनॉर्मलिटीज़ कॉज कराएगा। इसके अलावा जो है इसके अलावा इम्पेयर करेगा क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ठीक है जी। कैल्शियम जो है एक तो जितने भी क्लॉटिंग मैकेनिज्म है उसमें हेल्प आउट करता है, उसमें एज अ जो है प्रिकर्सिव यूज होगा। तो अगर कैल्शियम का लेवल कम होगा तो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो डिस्टर्ब होगी और पेशेंट का जो है क्लॉट फॉर्मेशन का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, ठीक है जी। और इसके अलावा इफेक्ट्स मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को भी इफेक्ट करेगा, तो उसकी वजह से ये लॉस हो रहा होगा और ज़्यादा इसकी एक्सक्रीशन होगी। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग जब हम देखते हैं तो ईसीजी में चेंजेस आएंगे, ठीक है, तो जो कि हाइपोकैल्सीमिया के लेवल को शो करेगा। इसमें सीरम कैल्शियम लेवल जो है वो लेस देन 8.5 mg/dL होगा और प्रोलॉन्ग पीटी एंड पीटीटी टाइम होगा, ठीक है जी। आपको पीटी और पीटीटी के बारे में पता है, नॉलेज है इसके बारे में? ठीक है जी, चलो मैं बता देती हूँ। पीटी जो है वो प्रोथ्रोम्बन टाइम है और पीटीटी जो है वो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है। दोनों जो है ब्लड क्लॉटिंग जो है क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है उसको शो करेंगे। अगर इनका लेवल जो है वो ज़्यादा होता है या कम होता है तो दोनों जो है शो करते हैं कि ब्लड का जो है क्लॉटिंग का टाइम कितना है, ठीक है जी। प्रोथ्रोम्बन टाइम जो है प्रोलॉन्ग जो है क्लॉटिंग लेवल जो है अगर किसी पेशेंट का हो रहा हो तो उसमें ज़्यादा होता है। इसी तरह पीटीटी भी ज़्यादा होगा, तो इसमें जो है ना पता चल जाता है कि इस पेशेंट का जो क्लॉटिंग लेवल जो है वो नॉर्मल है या प्रोलॉन्ग है, ठीक है जी। अच्छा जी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर हम हाइपोकैल्सीमिया की देखें तो उसमें है जी एपैथी। एपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट शो नहीं करता पेशेंट, ठीक है जी। कन्फ्यूजन में रहेगा, कन्फ्यूज रहेगा पर्सन, नमनेस होगी। इसके अलावा पैरास्थीसिया ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ हो सकता है। अब्डोमिनल क्रैम्प्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे पेशेंट्स में। इसके अलावा नोज़िया, डायरिया, ओलिगुरिया, ब्रेडिकार्डिया और कार्डिक अरेस्ट में जो है वो ऐसे पर्सन जा सकते हैं, ठीक है जी। तो ओलिगुरिया जो है कैल्शियम में हो रहा है, तो आपने जब हाइपर में पढ़ना है तो आपने उसमें देखेंगे कि उसमें पेशेंट को पोलियोरिया हो रहा होगा, ठीक है जी। देन है जी हाइपरकैल्सीमिया में लेवल जो है उसका वो 10.5 mg/dL से ज़्यादा होगा।
इसमें कैल्सीमिया का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है और सिम्टम जो है वो रिलेटेड होते हैं डायरेक्टली टू द डिग्री ऑफ एलिवेशन कि किस हद तक जो है अब उसका लेवल इंक्रीज़ है तो उस पे जो है ना बेस करेगा। ठीक है जी। इसमें आ जाता है क्लाइंट्स विद मेटास्टेटिक कैंसर आर स्पेशली एट रिस्क। ठीक है जी। कैंसर के पेशेंट जो है हाइपरकैल्सीमिया में इसलिए रिस्क पे होते हैं क्योंकि वो बोन की डीमिनरलाइजेशन करा देते हैं। कैल्शियम जो है बोन से जो है उसमें डिस्टर्बेंस होती है और ठीक है जी। तो कॉजेज़ अगर आप इसके देखते हैं तो उसमें है जी एक्सेसिव इनटेक। ठीक है जी। अगर तो एक्सेसिव इनटेक ले रहे हैं, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा कर रहे हैं तो उसकी वजह से हाइपरकैल्शियमिया हो सकता है। आ रही है आवाज़ आप लोगों को? इसके अलावा एक्सेसिव यूज़ ऑफ एंटासिड्स हैं विद फॉस्फेट बाइंडिंग। ठीक है जी। अगर एंटासिड्स वगैरह ज़्यादा पेशेंट यूज़ कर रहा है और फॉस्फेट बाइंडिंग के साथ है तो उसमें भी हाइपरकैल्शियमिया का लेवल जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है जी। प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी है, बोन्स में जो है वो रिटेन नहीं कर रहा है इसलिए ब्लड में उसका लेवल जो है वो ज़्यादा आ गया है तो उसकी वजह से प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी जो है वो भी हाइपरकैल्शियमिया जो है उसको करेगी। एक्सेसिव विटामिन डी इनटेक है। विटामिन डी जब हम देते हैं तो कैल्शियम के इनटेक को ज़्यादा कर देता है, उसकी सप्लाई ज़्यादा कर देता है। तो इसलिए अगर विटामिन डी ज़्यादा लिया जा रहा है तो वो भी कैल्शियम के लेवल को ज़्यादा करेगा। इसके अलावा थायराइड डायूरेटिक्स हैं, इसमें जो है मोर कैल्शियम रिटेंशन होती है और पोटेशियम एक्सक्रीशन होगी। ठीक है जी। तो इसमें थायराइड डायूरेटिक्स है वो किडनी पेशेंट में दिए जाते हैं, कुछ डिजीज़ में देते हैं। तो वो भी उसका भी है कि वो जो है कैल्शियम को उसकी रिटेंशन ज़्यादा करेगा और पोटेशियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा करेगा। इसके अलावा कैंसर है और साथ में थायरोटॉक्सिकोसिस है। थायरोटॉक्सिकोसिस जो है थायराइड ग्लैंड की एक डिजीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि पैराथायराइड जो हार्मोन है उसका लेवल जो है ज़्यादा हो जाता है। जब पैराथायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा होगा तो उसमें क्या करना है कि फिर कैल्शियम जो है रिटेंशन करानी है। ठीक है जी। हमने पैराथायराइड हार्मोन का इफेक्ट जो है पहले डिस्कस किया कैल्शिटोनिन और पैराथायराइड का, तो इसलिए थायरोटॉक्सिकोसिस जो है वो भी हाइपर कैल्शियमी कराएगा। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में इसका अगर आप सीरम लेवल देखें तो मोर देन 10.5 mg पर डेसीलीटर होगा और बोन चेंजेस ऑन एक्सरे में अगर आप देखें तो बोन जो है वो उसमें क्योंकि मोबाइल नहीं होती तो इसलिए उसमें जो है वो चेंजेस आएंगे और बोन जो है डीमिनरलाइज शो होंगी क्योंकि वो एम्प्टी होंगी, कैल्शियम का लेवल उसमें नहीं होगा तो लाइट सी बोन शो होंगी। इसके अलावा इसी में चेंजेस आते हैं काफ़ी इसमें हाइपर कैल्शियमिया की वजह से। अगर आप इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं आप उसमें है जी मसल वीकनेस। ठीक है जी। और अगर आप देखें एनोरेक्सिया है तो एनोरेक्सिया जो है वो पेशेंट होगा कॉन्स्टिपेशन होगी हाइपरकैल्सीमिया। हमने हाइपो में पढ़ा था कि पेशेंट पॉलीयूरिया हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉलीयूरिया है हाइपर में। ठीक है जी। इसके अलावा बोन की डीमिनरलाइजेशन होती है, बोन्स में कैल्शियम जो है वो रिटेन नहीं कर रहा, सारा कैल्शियम जो है वो ब्लड में आ गया है तो उसकी वजह से बोन जो है वो लाइट हो जाएंगे और उसकी वजह से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स जो हैं वो उसमें होते हैं फिर हाइपर कैल्शियमिया। ठीक है जी।
इसके अलावा कैल्सिफिकेशन इन द स्किन एंड कॉर्निया, ठीक है जी, स्किन पे और कॉर्निया में पैचेस वगैरह कैल्शियम के शो होंगे, वाइट स्पॉट्स वगैरह नज़र आते हैं, और साथ में कार्डिक रेस्ट जो है वो हाइपर कैल्शियमी में हो सकता है। अच्छा जी, अब है जी रेगुलेशन ऑफ ब्लड फॉस्फेट। ठीक है जी, रेगुलेशन ऑफ ब्लड फॉस्फेट अगर आप देखें तो इसमें फॉस्फेट का लेवल जो है हम असेस करेंगे और वो देखेंगे कि अगर फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा होता है या कम होता है तो उसकी वजह से ब्लड में क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले आप ब्लू डायग्राम में देखिए, ब्लड फॉस्फेट आयन नॉर्मल रेंज में है, उसमें दो अब नॉर्मलिटी आएंगी, या तो ब्लड फॉस्फेट आयन जो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है जी, लेकिन अगर तो लेवल इंक्रीज होता है, ब्लड फॉस्फेट आयन का लेवल इंक्रीज होगा तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होना है, बॉडी में कौन सा कंपन वो स्टार्ट होगा। तो उसमें आप देखते हैं कि इंक्रीज ब्लड लेवल्स ऑफ फॉस्फेट आयन क्या करेगा, एक्सीड द एबिलिटी ऑफ द किडनी टू रीअब्सॉर्ब फॉस्फेट आयन फ्रॉम द फिल्टर। ठीक है जी, अब इसमें क्या होगा, जैसे ही फॉस्फेट आयन का लेवल ब्लड में ज़्यादा होना है तो उसने फिल्ट्रेट को रिस्पॉन्स शो करना है, और किडनी में जितना भी फॉस्फेट होगा वो रीअब्सॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, वो फिल्ट्रेट में ही रहेगा, वो ब्लड में नहीं आएगा। जैसे क्या होगा कि जितना ज़्यादा फॉस्फेट फिल्ट्रेट में रहेगा, फिर नेक्स्ट में है जी मोर फॉस्फेट आयन रिमेन्स इन द फिल्ट्रेट एंड आर एलिमिनेटेड इन द यूरिन। फिर क्योंकि वो फिल्ट्रेट में रह रहा है और ब्लड में रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा, तो फिर उसने यूरिन के थ्रू जो है वो एलिमिनेट हो जाना है। ठीक है जी, और यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो जैसे जैसे फॉस्फेट आयन जाना शुरू कर देगा तो क्या होगा कि ब्लड में फॉस्फेट आयन का लेवल कम हो जाएगा। ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। लेकिन अगर बिलो द डायग्राम अगर आप देखें, अगर ब्लड का फॉस्फेट लेवल जो है, ब्लड में फॉस्फेट आयन का जो लेवल है वो कम हो रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि एज द ब्लड लेवल ऑफ द फॉस्फेट आयन डिक्रीज, जैसे ही ब्लड में फॉस्फेट का लेवल कम होगा तो उसने क्या करना है कि जो रीनल फिल्ट्रेट है उसको रिस्पॉन्स भेजना है, उसको जो है स्टिमुलस भेजेगा, और उसने जो क्या करना है फॉस्फेट आयन की जो है अब्जॉर्प्शन कराना शुरू कर देना है। ठीक है, फिल्ट्रेट में जितना भी फिल्ट्रेट में जितना भी फॉस्फेट आयन होगा वो रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। जब रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा तो फॉस्फेट आयन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा ब्लड में, और यूरिन में उसका लेवल कम हो जाएगा और उसकी एलिमिनेशन कम हो जाएगी। ठीक है जी, तो इस तरह से ये सारा जो है सर्कल चलता है और इस तरह से बैलेंस होता है। एक चीज़ ने कम होना है तो उसने किस तरह से उसको कंपनसेट करके उसको ज़्यादा करना है, और अगर दूसरी चीज़ कम ज़्यादा हो रही है तो उसने किस तरह से उसको कम करना है। ठीक है जी, देन है जी रेगुलेशन ऑफ फॉस्फेट आयंस। और फॉस्फेट आयंस की रेगुलेशन जो है वो किस तरह से होगी, उसके मेजर कॉजेज़ हैं कुछ। अगर हम इसका लेवल असेस करें, उसमें है अगर कम होगा उसका लेवल तो हाइपोफॉस्फेटेमिया, और फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा होगा तो उसमें है जी हाइपर फॉस्फेटेमिया। ठीक है जी, हाइपोफॉस्फेटेमिया अगर है तो उसमें है जी रिड्यूस्ड अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन एसोसिएटेड विद विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड अल्कोहल यूज। जिस एक तो उसका इंटेक कम है, ठीक है जी, तो उसकी वजह से उसकी अब्जॉर्प्शन भी कम हो रही है, और दूसरा जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो भी जो है फॉस्फेट की अब्जॉर्प्शन कराता है। तीसरी बात जो है कि पोटेशियम जो है वो अल्कोहलिक है, अल्कोहल है जो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती। ठीक है, तो ये भी जो है एक मेन रिस्क फैक्टर है जो कि हाइपो में लेके जाता है। ठीक है जी, इसके अलावा इंक्रीज रीनल एक्सक्रीशन और हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है। हमने देखा था कि जो पैराथायरॉइड हार्मोन है उसने कैल्शियम की रिटेंशन करानी है और फॉस्फेट की एक्सक्रीशन करानी है। तो जब पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से उसकी जो एक्सक्रीशन है वो ज़्यादा होगी फॉस्फेट की। ठीक है जी, तो इन डिजीज़ में भी हाइपोफॉस्फेटेमिया हो सकता है। अब हाइपोफॉस्फेटेमिया हुआ है तो क्या होगा, रिड्यूस्ड रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म होगा। इसके अलावा रिड्यूस ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है जी, रिड्यूस वाइट ब्लड सेल फंक्शन है एंड ब्लड क्लॉटिंग, जिनमें जो है फॉस्फेट आयन ने एज अ प्रिकर्सर एज अ फैक्टर जो है यूज़ होना है, उन सारे प्रोसेस जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। देन हाइपर फॉस्फेटेमिया है जो कि ज़्यादातर रीनल फेलियर में होता है जब उसकी एक्सक्रीशन नहीं हो रही प्रॉपर। रीनल फेलियर में क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो प्रॉपर्ली एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहे होते, तो उसमें जो है हाइपरफॉस्फेटेमिया हो सकता है। इसके अलावा टिश्यू डिस्ट्रक्शन है विद कीमोथेरेपी यूज टू ट्रीट मेटास्टेटिक ट्यूमर। अगर मेटास्टेटिक ट्यूमर हैं उसमें जो है ज़्यादातर जो कीमोथेरेपी वगैरह दी जाती है उसमें भी जो है हाइपर पैराथायरॉइडिज्म जो है
वो लीड करेगा और उसमें जो है वो टिश्यू डिस्ट्रक्शन होती है और उसको हो सकता है। इसके अलावा हाइपरपैराथायरॉयडिज्म जो कि हमने पहले देख लिया, इनिशियली वो जो प्लाज्मा कैल्शियम का लेवल जो है वो एलिवेट करेगा, लेकिन साथ साथ फॉस्फेट का भी एक्सक्रीशन को जो है कम कर देगा, लेकिन बाद में उसके एक्सक्रीशन ज़्यादा है, वो भी एक मेन फैक्टर हो सकता है। अगर तो फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा होता है तो उसमें है जी सिम्टम रिलेटेड टू रिड्यूस प्लाज्मा कैल्शियम कंसंट्रेशन ड्यू टू कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिटेड। अभी मैडम ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से फिर हम इसमें करते हैं कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो है वो हो जाएगी और कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो डिपॉजिट हुआ टिश्यू में, जैसे कि लंग्स हैं, किडनीज और जॉइंट्स वगैरह। ठीक है जी। अंडर नॉर्मल कंडीशन एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फेट अकर्स एट मैक्सिमम रेट इन द नेफ्रॉन। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जो है ज़्यादातर उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो नेफ्रॉन लेवल पे होगी। An increase in plasma phosphate increases amount of phosphate in nephron beyond that which can be reabsorbed. Excess is lost in the urine। ठीक है, ज़्यादातर नेफ्रॉन के लेवल पे होगी और बाद में जितनी भी एक्सेस अमाउंट होगी वो उसकी लॉस हो जाएगी यूरिन के थ्रू। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स? अस्सलाम वालेकुम। कैसे मैम? ठीक है, थैंक यू मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी एसिड बेसिस एंड बफर सिस्टम। ठीक है जी, आप लोगों ने बायोकेम में भी पढ़े होंगे, तो इस थैंक यू मैम। ओके, जी स्टूडेंट। ठीक है जी, तो एसिड जो है आपको पता ही है रिलीज करता है हाइड्रोजन आयन इनटू सोल्यूशन, और बेस जो है वो हाइड्रोजन आयन को रिमूव करेगा और हाइड्रोक्सिल आयन देता है। लेकिन एसिड और बेसिस के कुछ ग्रुप्स होते हैं जिसमें जो है ग्रुप एज स्ट्रॉन्ग और वीक जो है हम जो उसमें अटैच होते हैं। बफर्स होते हैं रेजिस्ट करते हैं चेंजेस इन पीएच। ठीक है जी, बफर एक तो पीएच को जो है सेंस करते हैं कि ब्लड में जो है या जो बॉडी सॉल्यूशंस हैं, बॉडी फ्लूइड्स हैं, उनमें पीएच का लेवल कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें जितने भी चेंजेस हैं उसको जो है सारे जो है चेंजेस को जो है वो रजिस्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है फिर कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें फिर हमारे बफर सिस्टम आ जाते हैं। ठीक है जी, अगर तो जब हाइड्रोजन आयन ऐड करेंगे तो बफर रिमूव होगा, और अगर हाइड्रोजन आयन रिमूव करेंगे तो बफर रिप्लेस होता है। ठीक है जी, तो 3 तरह के बफर सिस्टम है जो कि आपने बायोकेम में डिस्कस किए होंगे या एनाटॉमी में भी पढ़े होंगे। उसमें है जी कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट। ठीक है जी, प्रोटीन है और फॉस्फेट इसमें आ जाते हैं। 3 तरह के जो है कंपनसेटरी बफर सिस्टम है। ठीक है जी, इसमें हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस।
ठीक है जी। एसिड बेस बैलेंस की जो रेगुलेशन है वो किस तरह से होगी, तो सबसे बिलो आ जाए जिसमें है जी नॉर्मल पीएच। ठीक है जी, ब्लड की जो पीएच जो है वो नॉर्मल रेंज में होगी, तो या तो वो इंक्रीज़ हो रही होगी या फिर डिक्रीज़ हो रही होगी। अगर तो पीएच इंक्रीज़ है ब्लड में, ब्लड की पीएच इंक्रीज़ हो रही है, ब्लड पीएच इंक्रीज़ हो रही है, तो इट मीन्स कि हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो रही है। जैसे ही पीएच ने इंक्रीज़ होना है तो फिर कंपनसेटरी मैकेनिज़्म के तौर पे बफर्स ने अपना एक्शन शो करना है, जिसमें फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम और किडनी जो है वो एक्टिवेट होंगे, और वो फिर जो है एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज़्म जो है सारा जो है वो रिस्पॉन्स शो करेंगे, और इसके रिस्पॉन्स में फिर वो पीएच को कम करते हैं। ठीक है जी। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर ब्लड पीएच इंक्रीज़ होती है और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज़ है तो बफर सिस्टम किस तरह से एक्टिवेट होंगे और क्या क्या रिस्पॉन्स होगा। बफर ने क्या करना है, रिलीज़ करना है हाइड्रोजन आयन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो बफर हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करेगा, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द ब्लड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है जी। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट होगा, उसने क्या किया कि जैसे ही हाइड्रोजन आयन का लेवल कम हुआ ब्लड में, तो उसने उसको सेंस किया, और वहाँ पे जो है जो मेडुलरी रिसेप्टर सेंटर है उससे वो डिटेक्शन होगी उसकी। ठीक है जी। उसने फिर क्या करना है, उसके रिस्पॉन्स में हार्ट रेट और जो रेट और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन है, क्योंकि रेस्पिरेशन से रिलेटेड है ना, तो रेस्पिरेशन की जो डेप्थ होगी और रेट होगा उसको उसने कम कर देना है, और गैस एक्सचेंज होगा, और उसके रिस्पॉन्स में जो है हाइपोवेंटिलेशन होगी, और उसके फिर रिस्पॉन्स में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर वाटर के साथ मिलके जो है प्रोड्यूस करेगी कार्बोनिक एसिड, और बाद में उसी कार्बोनिक एसिड का जो ब्रेक डाउन होगी तो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होगा। ठीक है जी। तो इस साइकिल में जो है हमें हाइड्रोजन आयन मिल जाएगा, और क्योंकि हमने देखा है कि जैसे ही पीएच इंक्रीज़ होनी है ब्लड की, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही थी, तो इस रेस्पिरेटरी ने सिस्टम ने फिर मैकेनिज्म के तौर पे सारा एक्शन शो करना है, और एट द एंड हमें हाइड्रोजन आयन मिल जाएगा, तो फिर इस तरह हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। दूसरे अगर आप सिस्टम में देखें तो किडनीज़ हैं, वो भी एज अ जो है बफर जो है एक्ट कर रही हैं, और कंपनसेटरी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होंगे। उसने भी क्या करना है, जैसे ही हाइड्रोजन आयन का लेवल जो है वो कम होना है, तो जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स होंगी किडनी में, उन्होंने उसको डिटेक्ट करना है, उन्होंने उसको सेंस करना है, और उसने क्या करना है कि फिर हाइड्रोजन आयन की फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जो सिक्रीशन है थ्रू यूरिन उसको कम कर देगा। दूसरा वो क्या करेगा, जिससे क्या होगा कि यूरिन की जो पीएच है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है जी। जैसे यूरिन की पीएच इंक्रीज़ होगी और उसकी सिक्रीशन कम होगी, तो साथ में क्या होना है, डिक्रीज़ बाइकार्बोनेट एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड। ठीक है जी। बाइकार्बोनेट जो है उसका जो लेवल है वो एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और फ्यूअर हाइड्रोजन आयन रिमूव फ्रॉम द ब्लड। और इसके अलावा अब जैसे ही बाइकार्ब का लेवल कम होगा वो क्या करेगा, डिसोसिएशन कार्बोनिक एसिड टू फॉर्म द हाइड्रोजन आयन। ठीक है जी। वो बाइकार्ब जो है वो फिर हाइड्रोजन आयन में चेंज हो जाएगा, और इस तरह हाइड्रोजन का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह एक जो है कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलता है। अगर आप इसको स्टोरी वाइज लिंक करेंगे, सीखेंगे, तो आपको समझ में आएगा। अगर दरमियान में एक भी स्टेप आप मिस कर देते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। ठीक है जी। ये समझ के चलने वाला है। पैथो में आप रेटलाइजेशन नहीं कर सकते, पैथो में आपने जो है सीक्वेंस वाइज चलना है और उसको लेके चलना है अंडरस्टैंडिंग के साथ। इसी तरह ये तो हमने फर्स्ट में देखा था जब पीएच का जो लेवल जो है वो इंक्रीज़ हुआ है और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हुई थी। अब नेक्स्ट में है जी पीएच का लेवल जो है वो कम हो रहा है और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, तो अब उसको जो है नॉर्मलाइज करने के लिए किस तरह से बफर ने अपना एक्शन शो करना है वो हम इस डायग्राम में देख लेते हैं। फर्स्ट पे है जी ब्लड पीएच डिक्रीजेस। ठीक है जी। आपने देखा कि ब्लड की जो पीएच लेवल है वो कम हो गई है और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है। तो जैसे ही इंक्रीज़ होगा ब्लड पीएच का तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। बफर ने उसको रिस्पॉन्स शो किया। बफर ने क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोजन आयन के साथ बाइंडिंग बनाना शुरू कर देना है। ठीक है जी। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द ब्लड जो है फिर वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे जो मैकेनिज्म है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का है और किडनीज़ का है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम ने भी यहाँ पे क्या किया कि उसने सेंस किया कि हाइड्रोजन का लेवल जो है, हाइड्रोजन आयन का लेवल जो है वो ज़्यादा हो रहा है ब्लड में,
और जो मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर है उससे उसने डिटेक्शन शो की। ठीक है जी। अब उसने क्या करना है कि रेट और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन है उसको ज़्यादा कर देगा और हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगी। जब हाइपर वेंटिलेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में कम रहेगी और हाइड्रोजन और जो बाइकार्बोनेट का लेवल था वो कार्बोनिक एसिड बनाएंगे और बाद में वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह जो है हाइड्रोजन का जो लेवल है वो ब्लड में कम हो जाएगा। दूसरी तरफ है जी किडनी। किडनी में भी इसने सेंस किया कि हाइड्रोजन का लेवल जो है वो इसमें जो है हाइड्रोजन का लेवल जो है ज़्यादा हो रहा है। तो उसने बिना डिस्टल जो ट्यूब्यूल्स थी किडनी में उसको डिटेक्शन शो की। उसने क्या करना है उसकी हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन जो है वो ज़्यादा कर देनी है इसमें। ठीक है जी। जब पीएच जो है डिक्रीज़ कर रही है और हाइड्रोजन का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो इस फॉर्म में उसने उसकी सिक्रेशन जो है वो कम सॉरी सिक्रेशन ज़्यादा कर देनी है यूरिन में और पीएच जो है यूरिन की वो कम हो जाएगी और इसके अलावा इंक्रीज बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड हो जाएगी। ठीक है। और ज़्यादा जो है हाइड्रोजन आयन जो है अभी इसमें हाइड्रोजन आयन को हमने एक्चुअली रिमूव करना है, उसका लेवल हमने कम करना है। ठीक है जी। क्योंकि ज़्यादातर हाइड्रोजन आयन जब रिमूव होगा फ्रॉम ब्लड एंड इंक्रीज नंबर ऑफ बाइकार्बोनेट जो है वो इन द ब्लड रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम द ब्लड बाय कंबाइनिंग द हाइड्रोजन और वो कार्बोनिक एसिड जो है उसमें चेंज हो जाएगा और उसको चेंज करेगा। ठीक है। ये बफर सिस्टम है, ये हमने बस ये नाम याद कर लीजिएगा कि प्रोटीन बफर सिस्टम है, इसके अलावा बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है और फॉस्फेट बफर सिस्टम है। ठीक है जी। तो अब हमने देखा कि ये ज़्यादातर जो है इसमें यूज़ होती हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं तो इसको देख लीजिए। अच्छा जी। रेस्पिरेटरी रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। अब रेस्पिरेटरी किस तरह से जो है वो रेगुलेशन होनी है एसिड बेस बैलेंस की, उसमें अगर आप देखें तो रेस्पिरेटरी रेगुलेशन ऑफ पीएच इज अचीव्ड थ्रू कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। ठीक है जी। तो एक तो इसमें पीएच की रेगुलेशन होनी है, दूसरा जो पीएच की रेगुलेशन होती है कार्बोनिक एसिड से और दूसरा बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है उससे होगी। तो इसमें अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर एग्जांपल एज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज, आपने ये याद रखना है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होगा तो पीएच डिक्रीज करेगी। ठीक है जी। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल डिक्रीज हो रहा है तो पीएच इंक्रीज करेगी, ये एक दूसरे के ऑपोजिशन में चलेगा। ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स एंड पीएच इफेक्ट्स रेस्पिरेटरी सेंटर्स। अब हाइपोवेंटिलेशन अगर होगी तो वो क्या करेगी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा करेगी। जाहिर सी बात है जब हम कम सांस ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिटेन होना शुरू हो जाती है बॉडी में, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आती तो वेंटिलेशन वगैरह नहीं होती तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जो है उसका लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। लेकिन हाइपर वेंटिलेशन में क्या होगा कि जो पेशेंट ज़्यादा सांस ले रहा होगा उसका रेस्पिरेशन रेट जो है वो ज़्यादा होगा तो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल उसमें कम होगा। ठीक है जी। रेस्पिरेटरी रेगुलेशन है और एसिड बेस बैलेंस की, इसमें कैपिलरी में अगर आप देखें तो सर्कुलेशन है और उसके बाद जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर जो है कार्बोनिक एसिड बनाते हैं और कार्बोनिक एसिड जब ब्रेकडाउन होता है तो उसमें हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो हमें मिल जाता है। ठीक है जी। कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, एंजाइम है, वो इस पर एक्ट करेगा और वो जो है फिर इस पर इफेक्ट करेगा और पीएच जो है वो कम करेगा। इस तरह रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन है वो एक्टिवेट होंगे। फिर लंग्स में है जी इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट और डेप्थ जो है वो उसको इंक्रीज करता है और वो क्या करेगा इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स। ठीक है। तो ये इस तरह से एक डायग्राम चलती है, एक फ्लो वाइज चलता है, सीक्वेंस मुश्किल नहीं है, आप इसको जो है जस्ट सीक्वेंस वाइज याद करें और उसको जो है रिलेट करके याद करेंगे तो आपको इजी टू अंडरस्टैंड होगा। देन है जी रीनल रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। अब रीनल में किस तरह से होनी है, इसमें हमने देखा है कि सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू फिल्ट्रेट एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लो कॉज एक्स्ट्रा सेलुलर पीएच टू इंक्रीज। ठीक है जी। हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन होगी और बाइकार्बोनेट आयन की जो है रिअब्जॉर्प्शन होगी तो वो जो है पीएच को इंक्रीज करेगा। बाइकार्बोनेट जो है वो इनफिल्ट्रेट जो है दोबारा से रिअब्जॉर्ब हो जाता है फिर रेट ऑफ हाइड्रोजन सिक्रेशन इंक्रीजेज एज बॉडी फ्लूइड पीएच डिक्रीजेज और एज एल्डोस्टेरोन लेवल इंक्रीजेज। हमने देखा था कि जैसे ही बॉडी फ्लूइड जब ब्लड की पीएच जो है डिक्रीज करेगी तो हाइड्रोजन का लेवल जो है वो ज़्यादा होगा, अगर पीएच जो है वो इंक्रीज करेगी तो हाइड्रोजन का लेवल कम होगा। तो ये एक दूसरे की अपोजिशन है। ठीक है जी।
तो secretion of a hydrogen uninhibited when urine pH falls below 4.5। ठीक है जी, यूरिन की जो pH जो है वो लेस देन 4.5 होगी तो उसकी सिक्रेशन जो है वो रोक दी जाती है। देन है जी एसिडोसिस एंड अल्कोसिस। ठीक है जी, एसिडोसिस एंड अल्कोसिस जो है नॉर्मेलिटी में तो नहीं आता, ये डिजीज़ को लीड करता है। ठीक है जी, एसिडोसिस के नेम से ही शो है कि पीएच जो है बिलो 7.35, नॉर्मल पीएच जो है वो 7.35 से लेके 7.45 होनी चाहिए बॉडी फ्लूइड्स की। ठीक है, लेकिन अगर किसी लेवल पे बॉडी फ्लूइड्स की जो पीएच है वो 7.35 से कम हो जाती है तो इसका मतलब है एसिडोसिस है। इसका मेन मतलब है कि एसिड का लेवल जो है बॉडी में ज़्यादा हो गया है। ठीक है जी, और अगर बॉडी फ्लूइड्स की पीएच जो है 7.45 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि बेस का लेवल ज़्यादा हो गया है और जो है उसको हम कहते हैं अल्कलोसिस। जी रबिया पीएच जो है वो 7.35 होगी तो एसिडोसिस, और मोर देन 7.45 होगी तो अल्कलोसिस होगा। ठीक है जी, अब एसिडोसिस के भी दो जो है मेन फैक्टर हैं, रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक, और अल्कलोसिस के भी जो है इसमें रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक आते हैं। रेस्पिरेटरी अगर एसिडोसिस में देखें कॉज बाय अनएडिक्वेट वेंटिलेशन, अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो रही तो एसिड जो है वो रिटेन होना शुरू हो गया बॉडी में, ब्लड में, तो वो उसको लीड करेगा। इसके अलावा मेटाबॉलिक है जिसमें रिजल्ट फ्रॉम ऑल कंडीशन अदर दैन रेस्पिरेटरी दैट डिक्रीज पीएच। ठीक है जी, तो रेस्पिरेटरी के अलावा जितनी भी दूसरी कंडीशन होंगी वो मेटाबॉलिक में नहीं आएंगी। इसी तरह अल्कलोसिस है, उसमें रेस्पिरेटरी अगर आप देखें तो कॉज बाय हाइपर वेंटिलेशन, अगर हाइपर वेंटिलेशन है तो उसमें बेस का लेवल ज़्यादा होगा और एसिड का लेवल कम होगा, पीएच ज़्यादा होगी, तो रेस्पिरेटरी इसमें आ जाता है। लेकिन अगर मेटाबॉलिक देखें तो रेस्पिरेटरी के अलावा जितनी अदर कंडीशंस होंगी जो कि पीएच को ज़्यादा कर रही होंगी, अल्कलोसिस की तरफ लेके जा रहे हैं, तो उसको हम मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कह सकते हैं। ठीक है जी, फिर इसमें कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो कि हमने देखा बफर हैं। ठीक है जी, कार्बोनिक और बाइकार्बोनेट जो है वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होंगे, किडनी है, रेस्पिरेटरी है, ये सारे बफर सिस्टम जो है फिर जो है एज ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होंगे, और पीएच का लेवल अगर ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो फिर उसको कंपनसेट करते हैं। ये एक पिक्चर है, डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं, एक फ्लो चार्ट है कि सबसे पहले है जी इसमें कंपैरिजन बताया गया है एसिडोसिस का और अल्कलोसिस का। आर्टीरियल पीएच है, पीएच का लेवल अगर आप देखें लेस देन 7.35 होगा तो एसिडोसिस है, अगर पीएच का लेवल मोर देन 7.45 है तो अल्कलोसिस है। ठीक है जी, अब एसिडोसिस में भी दो पैरामीटर आ रहे हैं, बाइकार्बोनेट और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, अल्कलोसिस में भी बाइकार्बोनेट और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, लेकिन दोनों पैरामीटर एक दूसरे की ऑपोजिशन में जाएंगे। ठीक है जी, एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट का लेवल जो है वो लेस देन 25 मिलीमीटर है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो मोर देन 40 मिलीमीटर। अगर तो बाइकार्बोनेट का लेवल लेस देन 25 मिलीमीटर होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी और रेस्पिरेटरी कंपनसेशन होगी, और वो क्या करेगा कि पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उसको लेस देन जो है वो 40 मिलीमीटर मर्करी पे लेके आएगा। लेकिन अगर जो है बाइकार्बन एसिडोसिस में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मोर देन 40 है तो फिर वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में लगता है और रिनल कंपनसेशन होगी और वो उसमें बाइकार्बन को लेवल जो है वो ज़्यादा करेगा। इसी तरह मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, इसी तरह रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। ठीक है, तो जब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी तो रेस्पिरेटरी कंपनसेशन होगी। आपने ये याद रख लेना है कि अगर मेटाबॉलिक कोई चीज़ है तो उसको रिनल कंपनसेशन, उसको जो है मेटाबॉलिक अगर है तो उसको रेस्पिरेटरी कंपनसेशन होगी उसकी, और अगर अच्छा ठीक है नहीं, तो इसमें अगर रेस्पिरेटरी है तो उसमें फिर रिनल कंपनसेशन, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी तो उसमें फिर हम आते हैं। बस 1 मिनट आ रही है।
जी स्टूडेंट्स। ठीक है जी। ये लास्ट स्लाइड है, इसमें हम देख लेते हैं कि एसिडोसिस और एल्कलोसिस जो है उसमें क्या क्या। ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड की जो एलिमिनेशन है वो उसमें कम हो रही होती है फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड से। और एस्फिक्सिया है, हाइपोवेंटिलेशन जो है वो एसिडोसिस को लीड करेगा। इसमें अस्थमा और सीवियर एम्फिसीमा जो है ये उसके कॉजेज़ हैं जो कि एसिडोसिस कराएंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर आप देखते हैं तो उसमें एलिमिनेशन हो रही होती है ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ बाइकार्बोनेट। ठीक है जी, तो उसकी वजह से होती है। और साथ में डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, इसमें पीएच जो है एज एसिड इज एब्जॉर्ब हो रही होती है। इसके अलावा लार्ज अमाउंट ऑफ फैटी एसिड्स और एसिडिक मेटाबोलाइट्स जो है इसमें आ जाते हैं, तो वो भी उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस को लीड करेंगे। यानी कि एसिड का लेवल जो है इसमें इंक्रीज़ होना है, रेस्पिरेटरी हो या मेटाबॉलिक हो, इसमें एसिड का लेवल इंक्रीज़ होगा और पीएच जो है वो कम होनी है, तो उसके कुछ ये कॉजेज हो सकते हैं। एल्क्रोसिस में अगर आप देखें, रेस्पिरेटरी एल्क्रोसिस है तो उसमें रिड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल होगा इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, क्योंकि उसमें हाइपर वेंटिलेशन हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिटेन नहीं हो रही होती है, इसमें बेस का लेवल ज़्यादा आ रहा है, तो वो जो है रेस्पिरेटरी एल्क्रोसिस को लीड करेगी। तो डिक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा ऑक्सीजन लेवल्स को। ठीक है, जिसमें कीमो रिफ्लेक्स रिसेप्टर रिफ्लेक्स भी आ जाता है, उसको स्टिमुलेट करते हैं और वो क्या करेगा कि हाइपर वेंटिलेशन कराएगा। जैसे कि आप हाई लेवल पे जाते हैं, कभी कहीं हिल एरिया वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे यही सिस्टम होता है जहाँ पे आपकी हाइपर वेंटिलेशन हो रही होती है। ठीक है। इसके अलावा मेटाबॉलिक एल्क्लोसिस है, उसमें एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट हो रही होती है इन द स्टमक और किडनीज, और जो कि ज़्यादातर सीवियर वॉमिटिंग और एसिडिक यूरिन जो है फॉर्मेशन वगैरह में हो रही होती है। इसके अलावा इंजेक्शन ऑफ अल्कलाइन सब्सटेंसेस, अगर कोई पेशेंट ज़्यादा ले रहा है, कोई मेडिकेशन वगैरह ले रहा है, जैसे कि लार्ज अमाउंट्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह दिया जा रहा है उसको, तो उसमें भी जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है। ये कॉजेज़ हैं कुछ, तो आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये हमारा यहाँ पे आज का लेक्चर जो है फिनिश होता है। अटेंडेंस जो है आप लोगों की ले लेते हैं। भैया तो आप लोग पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें आप लोग। बस एंड पे है।